आपको स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पेश आती है? आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको आंसर किया करूंगा। उसके बाद सपोज मैंने डाटा स्टोर करना है किसका, साद का सपोज, तो मैं सेम यही डाटा क्या करूंगा, दोबारा लिखूंगा और अजान की जगह पे मैं लिखूंगा साद, ऐसे ही। जी सर। ये साद, यहाँ पे ये साद, ये साद, और यहाँ पे ये भी साद। सपोज एक बंदे की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? अगर मैंने अजान का डाटा स्टोर करना है तो अजान के लिए ये मुझे 5 चीजें चाहिए। एज ऑफ अजान, मार्क्स ऑफ अजान, सीजीपी ऑफ अजान, नेम ऑफ अजान एंड फादर नेम ऑफ अजान। इन द सेम वे फॉर एवरी मेंबर, हर बंदे के लिए मुझे 5 एट्रीब्यूट्स चाहिए, 5 फील्ड्स चाहिए या 5 एलिमेंट्स चाहिए। तो ये मुझे 3 बंदों का डाटा स्टोर करना है, तो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू डिक्लेयर हाउ मेनी वेरिएबल्स। तो आपको कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे? 15। 15, वेरी गुड। और इन द सेम वे अगर आपने चौथे के लिए करना है तो आप क्या यूज करेंगे? फिर वही चीज करेंगे। अजान की जगह पे मिसाल के तौर पे आपने HMZ लिख दिया, यहाँ पे भी HMZ लिख दिया, यहाँ पे भी आपने HMZ लिख दिया, यहाँ पे भी HMZ लिख दिया, और यहाँ पे भी HMZ लिख दिया। अब ये देखो, ये आपने इसी तरह सपोज आपने जो डाटा स्टोर करना है वो पूरी क्लास का करना है। इट मींस के यू हैव टू स्टोर डाटा ऑफ 50 स्टूडेंट्स। तो आप क्या यूज करेंगे? तो हर एक के लिए आपको अलग अलग सेपरेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ऐसे ही है ना? जी सर, ऐसे ही। इस चीज से बचने के लिए सपोज अगर आपने 50 बच्चों का डाटा स्टोर करना है और हर बच्चे की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं वो 5 हैं, तो यू हैव टू डिक्लेयर 250 वेरिएबल्स। तो आपको कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे? 250। तो ये तो कोई एक अच्छा वे नहीं है ना कि आप डिक्लेयर। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या यूज करते हैं? इस चीज से बचने के लिए आप, अब ये देखो, अब आपको हर बंदे के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स, अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। आप उन एट्रीब्यूट्स को, जो 5 एट्रीब्यूट्स हैं, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, सबकी कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, उनको एक नाम दे देते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर। फिर उसकी मदद से आप क्या यूज कर सकते हैं? उसके नाम स्ट्रक्चर की मदद से आप उनको यूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने किया, अच्छा जी, आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? आपने एक स्ट्रक्चर बना ली जिसका नाम है 2A। नजर आ रहा है आपको कोड? जी सर, आ रहा है। जी सर। उसके अंदर आपने एक रख दी इंटीजर, एक आपने नेम रख दिया। इट मींस कि ये नेम क्या है आपका? करेक्टर अरे है या स्ट्रिंग है। दूसरा CGPA और तीसरे नंबर पे मार्क्स। आपने एक ग्रुप बना दिया। अब अगर आपने इन मेंबर्स को यूज करना है तो आप इन मेंबर्स को कैसे यूज कर सकते हैं? यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट मेंबर्स, यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो जो ही आपने यहाँ पे सपोज आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे सेक्शन 2A, और यहाँ पे आपने अगर अजान लिखा सपोज, जो ही आपने अजान लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली एलोकेट हो गए हैं किसको? अजान को। ये वाले मेंबर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली किसको एलोकेट हो गए हैं? अजान को। अब अजान के लिए इन मेंबर्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं नहीं। है, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैंने डाटा स्टोर करना है अली का तो मैं क्या लिखूंगा? अब मुझे अली के लिए ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होगी। मैं क्या लिखूंगा? जस्ट मैं क्या नेम लिखूंगा? लिख देंगे मैं वेरिएबल का। एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा अली को उस स्ट्रक्चर का। तो ये मैंने अली लिखा, तो इसका मतलब है कि अली के ये वाले सारे मेंबर्स हैं, ये वाले सारे मेंबर्स जो हैं अली के भी बन गए। आप देख सकते हैं
आप अली डॉट लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि अली के कितने मेंबर्स हैं, कितने पार्ट्स हैं अली के, ठीक है। जी सर। तो आपको अगर मिसाल के तौर पे आपने जो डाटा स्टोर करना है, आपने डाटा स्टोर करना था 5 बच्चों का, तो 5 बच्चों के लिए आपको क्या करना पड़ा, बार बार वो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप 5 ऑब्जेक्ट बना देंगे उस स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं, स्ट्रक्चर के नेम के बाद आगे कुछ भी लिखेंगे तो आप क्या बनाती है, वो आपकी क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन बिल्कुल वैसे ही होती है जिस तरह आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या देते हैं, डाटा टाइप। वेरी गुड, डाटा टाइप, आफ्टर दैट नेम ऑफ वेरिएबल, ऐसे ही होता है ना। अगर आपने सिंपल वेरिएबल का वेरिएबल नेम। को डिक्लेयर करना है, आपने मिसाल के तौर पे सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, डाटा टाइप के बाद आप वेरिएबल का नेम लिखते हैं। इन द सेम वे फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू हैव टू पुट हियर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये जो सेक्शन 2A है, ये एक्चुअली आपकी डाटा टाइप है। ये क्या है, डाटा टाइप है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखें, ये आपका क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल या स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि आप ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो आप बताएंगे कि हम पहले स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं और आफ्टर दैट जो भी कुछ लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यस सर, ठीक है। अच्छा जी, सर ये अब ये जी जी सर ये दोबारा रिपीट कीजिएगा सर। ये देखें, अगर मैंने सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप क्या लिखते हैं, यहाँ सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ पे आपने लिखा सपोज आपने एक बना दी, उसका नाम लिख दिया आपने, सपोज आपने एज ले दी, एज की वैल्यू दे दी, एज ले ली। अब ये एक सर वेरिएबल तो हमने ऊपर डिक्लेयर किए हैं, फिर यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, मैं सीजीपीए जस्ट वगैरह, मार्क्स एक वगैरह? मिनट बात सुने, मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह आप सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो वैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है। सिंपल वेरिएबल में ये क्या है, जब मैं सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो ये मेरी क्या है, डाटा टाइप। डाटा टाइप। डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या बताती है, कि जो हमने वैल्यू स्टोर करनी है वो किस। वेरी गुड, वो किस टाइप की है और कितनी मेमोरी इसको मिलेगी। अब इसका मतलब है एज को कितनी मेमोरी मिलेगी, 4। 2 बाइट्स। एज को 4 बाइट मिलेगी। कितनी मिलेगी, 4 बाइट मिलेगी, 4। क्योंकि इंटीजर जो होता है ये 4 बाइट का होता है, ठीक है। अब जी यहाँ पे सर। देखो, अगर आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए यहाँ सबसे पहले आपको डाटा टाइप देना पड़ती है। क्या देना पड़ती है, तो डाटा डाटा टाइप टाइप। क्या होगी, जो नेम ऑफ स्ट्रक्चर या क्लास होती है वो एक्चुअली यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है। क्लास या स्ट्रक्चर जो होती है उसको आप यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल डाटा टाइप से मिलके बनी होती है। ये मल्टीपल डाटा टाइप से मिलके आप बना रहे होते हैं। ये जो नेम दे रहे होते हैं आप अपनी मर्जी से दे रहे होते हैं ना, जी सर। तो दैट्स वाई आप इसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो ये डाटा टाइप है आपकी। ये क्या है, जिस तरह इंट थी, इंट बिल्ट इन थी, ये क्या है आपकी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। जिस तरह यहाँ पे आपने एज लिखा, यहाँ पे आपने अजान लिखा, तो ये जो टाइप है ये बता रही है कि इसको कितनी मेमोरी एलोकेट होनी है, इसको अजान को कितनी मेमोरी एलोकेट होनी है और अजान की क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं ये बता रही है जो डाटा टाइप है आपकी। सेक्शन 2A, सेक्शन 2A में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, वो एक्चुअली अजान के मेंबर्स हैं। तो आप ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं,
स्ट्रक्चर के नेम के बाद आप कुछ भी लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बनता है, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनता है। अब यहाँ पे जो अजान है, अली है, सुफियान है, असद है, ये सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर अजान, अली, सुफियान, असद और अरसलान, दे आर 5 मेंबर्स, ये कितनी है, इनका डाटा अगर मैंने स्टोर करना है और अगर C++ का कोड में लिख रहा होता तो मुझे कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ते, और अगर हर बंदा जो है वो 5 एट्रीब्यूट्स रखता है, 25। वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको 25 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको एक नाम दे दिया, एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया है। अब आप उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, सिंपल एक लाइन में कोड लिखेंगे। अब इसका मतलब है अजान के भी 5 मेंबर्स हैं, अरसलान के भी 5 मेंबर्स हैं, असद के भी 5 मेंबर्स हैं, और सुफियान के भी, मतलब हर बंदे के 5 मेंबर्स हैं। ठीक है जी सर। आप देख सकते हैं, डॉट लगा के देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये था कि हम उन मेंबर्स को यूज कैसे करते हैं, उन मेंबर्स को एक्सेस कैसे करते हैं, तो आपको बताया गया था कि आप उन मेंबर्स को यूजिंग डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। क्या यूज, डॉट ऑपरेटर की मदद से आप वैल्यू इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, वैल्यू सी इन भी कर सकते हैं, और वैल्यू सी आउट भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, सी आउट भी हमने करके देखा था, यहां तक आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ना है, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें आपको उससे, जहां पे आपको समझ नहीं आएगी, जहां पे कोई भी कंसेप्ट, छोटा सा भी कंसेप्ट समझ नहीं आता, आपने पूछना है। क्योंकि जब मैंने आपको असाइनमेंट्स देनी है और लैब करवानी है, तो लैब में मैंने टर्म्स बोलनी है। मैंने इस तरह नहीं बताना कि जिस तरह आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है, ये आप एक्सेस कैसे करते हैं, या मैं जस्ट बोलूंगा कि डॉट ऑपरेटर जो होता है ये इस पर्पज के लिए यूज होता है, या एरो ऑपरेटर इस पर्पज के लिए यूज होता है, वो आपको समझाऊंगा। अच्छा जी, अब उसके बाद था डिस्प्लेइंग स्ट्रक्चर मेंबर्स, और आपको ये पता था कि हम स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी चीजें लिखते हैं, हमने स्ट्रक्चर के अंदर ये जो भी चीजें लिखी हैं, इन चीजों को क्या बोलते हैं, ये जो चीजें लिखी हैं इन चीजों को क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, ये मेंबर्स होते हैं। वेरी गुड, इनको बोलते हैं फील्ड एलिमेंट मेंबर्स, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको आप डाटा मेंबर्स बोलते हैं, या इनको आप फील्ड्स बोलते हैं, इनको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, ये लिखा हुआ एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स, एलिमेंट्स या मेंबर्स, इनको क्या बोलते हैं, ये चीजें बोलते हैं। तो ये टर्म्स जो हैं ये आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं ये बोलूंगा कि ये इसकी इतनी एट्रीब्यूट्स हैं, इट मींस कि आपने स्ट्रक्चर के अंदर उनको डिक्लेयर करना है। उनको अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो एट्रीब्यूट्स नहीं बनेगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये लिखा हुआ था कि हम डिस्प्लेइंग स्ट्रक्चर मेंबर्स, इसका मतलब है जो स्ट्रक्चर के अंदर आपने वेरिएबल्स लिखे होते हैं उनको डिस्प्ले कैसे करते हैं, उनको डिस्प्ले कैसे करते हैं। टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स को या स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के डाटा को डिस्प्ले करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, यू मस्ट डिस्प्ले ईच फील्ड सेपरेटली यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो आपको हर फील्ड को, हर चीज को अलग अलग सी आउट कराना पड़ेगा। क्या मतलब है इसके, मैं आपको समझा देता हूं। सपोज आपने ये जो डाटा स्टोर किया हुआ था, ये आपने अजान का डाटा स्टोर किया हुआ था, और आपने सुफियान का डाटा आपने इनिशियलाइज करवाया हुआ था, ये वाला। अगर आपने अजान का डाटा को सी आउट करना है तो आप क्या लिखेंगे, अजान डॉट CGP। आप हर फील्ड को, हर एट्रीब्यूट को, हर डाटा मेंबर्स को डिस्प्ले करेंगे, ऐसे ही है ना। अगर मैं ये चीज करता हूं तो ये आपको एरर देगा। क्या देगा, अगर मैं सिर्फ अजान लिखता हूं तो ये मुझे एरर देगा। आपको यहां पे नजर आ रहा है एरर, नजर आ रहा है। यस सर। यस सर।
अगर मैंने सिर्फ अजान लिखा तो ये मुझे एरर दे रहा है, बिकॉज क्योंकि जब आपने उन मेंबर्स को एक्सेस करना है, क्योंकि अजान के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले करने के लिए आप ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते। तो आप अगर आपने डाटा जो है अजान का डिस्प्ले कराना है तो आप क्या यूज करेंगे, हर मेंबर को डिस्प्ले करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने एज लिखी या आपने CGPA लिखा, जब आपने डॉट लगा के CGPA लिखा तो आपका एरर रिमूव हो गया, क्योंकि आप एक एट्रीब्यूट को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान तक समझ आई? सर अगर एक ही दफा में सारे एट्रीब्यूट को एक्सेस करना हो तो अजान के आगे डॉट सेशन 2A लिखेंगे। नहीं, ये देखो अजान डॉट CGPA, ये एक मेंबर को, तो आप हर मेंबर्स को, प्लीज ये म्यूट पे हो जाएं सारे बच्चे। अब ये देखें यहाँ पे आप हर मेंबर्स को, मिसाल के तौर पे आपने CGPA किया, आप हर मेंबर्स को अलग अलग डिस्प्ले कराएंगे। क्या करेंगे, हर मेंबर्स को अलग अलग डिस्प्ले कराएंगे। आप सारे मेंबर्स को इकट्ठा डिस्प्ले नहीं करवा सकते। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपने रिकॉर्ड शो कराना है कि उसके अंदर कितनी एट्रीब्यूट्स हैं और उनकी क्या क्या वैल्यूज हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, डॉट ऑपरेटर की मदद से उनको डिस्प्ले कराएंगे। अगर आप डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करते, सिंपल ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो इट विल इंडिकेट एन एरर। यू कैन सी देयर इज एन एरर। ठीक है, यही चीज स्लाइड में लिखी हुई है। यहाँ पे देखें कि अगर आप सिर्फ लिखती हैं सी आउट ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे S1 से क्या मुराद है, ये ऑब्जेक्ट है, S1 एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपने ऑब्जेक्ट लिखा तो ये वुड नॉट वर्क, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको एरर देगा। तो करेक्ट वे क्या है कि आप लिखेंगे S1 डॉट स्टूडेंट आईडी, तो आप उसके मेंबर को आप डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं, ना कि आप सिंपल ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आपको करके भी दिखा दिया। इसी तरह आप लिखेंगे सी आउट S1 डॉट नेम। ठीक है, तो ये किसको पॉइंट करेगा, ये उसके नाम को डिस्प्ले कराएगा। और इन द सेम वे जब आप लिखेंगे S1 डॉट ईयर, तो ये S1 के करस्पॉन्डिंग ईयर की जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। फिर इस तरह आपने सी आउट लिखा S1 डॉट GPA, तो GPA के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू S1 की होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहां तक समझ आ गई स्लाइड की? जी सर। यहाँ पे कोई मसला हो? सर एक्सक्यूज मी। जी जी सर अगर तो हम मतलब अगर हमें सारे एट्रीब्यूट डिस्प्ले कराने हैं तो हमें एक एक करके करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि एक ही दफा में सारे एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले हो जाएं या सारों का डाटा आ जाए, तो हम क्या करेंगे? सारों का डाटा आप डिस्प्ले कराने के लिए आप एक ही सी आउट में सारे मेंबर्स को डॉट लगा के डिस्प्ले कर दें। करना इंडिविजुअल है, ऐसा कोई सर कुछ वे ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह हम मतलब एक चीज लिखें, हो सकता है कि सर उसमें जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया उसमें 100 मेंबर्स हों या 100 वेरिएबल्स हों, जी जी तो हम एक एक को डिफरेंट मतलब 100 दफा लिखेंगे वो? जी, तो आपने हर मेंबर्स को, आप इंडिविजुअल मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। आप सारे ठीक है, मेंबर्स को एक मरतबा एक्सेस नहीं कर सकते। आप मिसाल के तौर ठीक पे हो गया। स्टूडेंट आईडी लेनी है तो आप डॉट लगा के स्टूडेंट आईडी लिखेंगे। नेम लेना है, फादर नेम लिख। टू एक्सेस एवरी ठीक। मेंबर यू हैव टू पुट डॉट ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग दैट डाटा मेंबर्स, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है अच्छा सर, थैंक यू। उसके बाद मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये कंपेयर करना है कि अजान जो है वो और सुफियान जो है ये दोनों बराबर हैं, तो मैं किस बेस पे कंपेयर करूंगा? अब ये लिखो, मैं आपको समझा देता हूं। कंपेयरिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स, तो आपको बाज़ औक़ात कंपेयर भी करना पड़ता है। आगे मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी।
Similar to displaying a structure, you cannot compare two structure objects directly. कि आप ये नहीं कंपेयर कर सकते कि अजान जो है वो अली से बड़ा है, ये नहीं कर सकते. हाँ, आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि अजान का ये वाला जो मेंबर है वो अली से बड़ा है. सपोज आप ये कह सकते हैं कि अजान की जो एज है वो अली से बड़ी है. ठीक है, आप कभी, मैं आपको दिखा देता हूं, पहले आपको ये प्रैक्टिकल दिखा देता हूं. अगर मैं ये कंडीशन लगाता हूं, ये आपको मैंने एरर दिखा दिया. ठीक है, ये एरर आ रहा था. अगर मैं ये लिखता हूं सपोज इफ अजान जो है इक्वल टू है किसके, अली के. क्या है, अली के. तो ये आपको क्या देगा, आपको एरर दे रहा है. क्या दे रहा है, ठीक है, ये आपको एरर दे रहा है. नजर आ रहा है आपको एरर. ये देखिए, आपको जब मैंने ये लिखा कि जब मैं दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर कर रहा हूं, ये मुझे एरर दे रहा है. नजर आ रहा है. अच्छा, अब ये देखो, दो ऑब्जेक्ट्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते. जिस तरह आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, इन द सेम वे आप कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, आप कंपेयर एक एक एट्रीब्यूट कर सकते हैं. एक एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट, तीन एट्रीब्यूट. आप एट्रीब्यूट्स को तो आपस में कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर सकते. ये आपको एरर नजर आ रहा है. अब मैं मिसाल के तौर पे यहां पे लिखता हूं डॉट CGPA. यहां पे मैंने डॉट लगाया और यहां पे मैंने लगाया CGPA, और इसी तरह यहां पे मैंने डॉट CGPA लगाया. तो ये एरर खत्म हो गया. आप मेंबर्स को तो आपस में कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन दो ऑब्जेक्ट को, जिस तरह आप एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले नहीं कर सकते, इसी तरह आप कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, आप देख रहे हैं ना. अब आपका एरर रिमूव हो गया. समझ आ गई. यही लिखा हुआ है यहां पे, यही चीज लिखी हुई है कि आप दो ऑब्जेक्ट को अगर आप कंपेयर करते हैं S1 और S2 को, तो ये काम नहीं करेगा. ये आपको एरर देगा. क्या देगा, एरर देगा. इंस्टेड कंपेयर मेंबर वेरिएबल्स. आप क्या करेंगे, उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको कंपेयर आप कर सकते हैं, ना कि आप ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं. यहां तक समझ आ गई. जी सर आ गई. ओके, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, यही आगे यूज होने हैं. क्लासेस में यही चीजें हम यूज करेंगे कि डॉट ऑपरेटर की मदद से हम सी इन कर रहे होंगे, सी आउट कर रहे होंगे, एक्सेस कर रहे होंगे. डॉट ऑपरेटर की मदद से हम ये सारा काम कर रहे होंगे. अच्छा, उसके बाद अब आपको ये पता है कि इनिशियलाइजिंग अ स्ट्रक्चर को इनिशियलाइजिंग अ स्ट्रक्चर से क्या मुराद है. अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं अजान को वैल्यू असाइन कर दूं, इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे. इनिशियलाइजेशन ऑफ, डिक्लेरेशन के टाइम में वैल्यू असाइन कर दें. वेरी गुड. आप ये कह दें कि ये जो आप चीज डिक्लेयर कर रहे हैं इसको ये वैल्यू दे दें, उस चीज को आप बोलते हैं इनिशियलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू ड्यूरिंग डिक्लेरेशन इज नोन एज इनिशियलाइजेशन. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बोलते हैं. इसी तरह हम स्ट्रक्चर की इनिशियलाइजेशन करते हैं, स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं. मैं आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था. सपोज या आपने मुझे बताना है कि स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करना. स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करना. स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन सी हैं. रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, फादर नेम है, CGPA और मार्क्स है. ऐसे ही है ना. जी सर. अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे अगर मैं इनिशियलाइज करना, अगर मैं यहाँ पे 23 लिखता हूँ तो ये मुझे एरर देता है. क्या देता है, एरर. मैं क्यों नहीं कर सकता यहाँ पे डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज. ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था. आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा MCQs वगैरह में, या इंटरव्यू में भी पूछा जाता है.
ये आप इन मेंबर्स को यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इनिशियलाइज का मतलब होता है असाइन करना। क्या होता है? असाइन करना। असाइन का मतलब होता है स्टोर कर देना, कहीं पे रख देना कोई चीज। अब मुझे ये बताओ, आप ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के अंदर आप 23 रख रहे हैं, लेकिन क्या रजिस्ट्रेशन को मेमोरी एलोकेट हो चुकी होगी स्ट्रक्चर के अंदर? नो, जब नो। तक इसका नहीं बनाएंगे। हाँ, जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, तो दैट्स वाई आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते वैल्यूज। आप स्ट्रक्चर के अंदर आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो ये जो एरर आ रहा है ये इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर जो होती है वो मेमोरी एलोकेट नहीं करवाती। मेमोरी एलोकेट कहाँ पे होती है? जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो यही चीज लिखी होगी। पहले नंबर पे हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू मेंबर वेरिएबल्स और फील्ड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। के स्ट्रक्चर के जो अंदर मेंबर्स हैं या फील्ड्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, उनको जो वैल्यू असाइन करना, इस चीज को आप बोलेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ये आपसे पूछा जाएगा, इसका आंसर ये था कि कैन नॉट इनिशियलाइज मेंबर्स इन द स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज नो मेमोरी हैज बीन एलोकेटेड येट। तो उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होती। आंसर मिल गया? यस सर। अब मिसाल के तौर पे आपने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर की स्टूडेंट के नाम पे, और स्टूडेंट के अंदर आपने एक डाटा मेंबर बनाया, या मेंबर आपने एक एट्रीब्यूट बनाया स्टूडेंट आईडी, एक बनाया आपने स्ट्रिंग नेम, एक बनाया आपने ईयर, और एक बनाया आपने जीपीए। ये चारों को अगर आपने इनको इनिशियलाइज कर दिया, तो मुझे ये बताएं, जब मैंने इनिशियलाइज कर दिया तो मेमोरी तो एलोकेट ही नहीं हुई। तो इट मींस कि ये आपको क्या देंगे? आपको एरर शो करेंगे। क्या करेंगे? तो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ इलीगल इनिशियलाइजेशन। तो मैंने आपको ये विजुअल स्टूडियो में करके दिखा भी दिया। ठीक है, अब ज़हन में क्वेश्चन ये आता है कि हम इन मेंबर्स को इनिशियलाइज तो नहीं कर सकते स्ट्रक्चर के अंदर। क्या हम इन मेंबर्स को वैसे भी इनिशियलाइज नहीं कर सकते? क्वेश्चन आता है ना कि अगर हम स्ट्रक्चर में इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो क्या हम कोई और वे है कि हम उसको इनिशियलाइज करवा दें? इनिशियलाइज का मतलब होता है असाइन कर देना। तो उसका अगला तरीका ये है कि इनिशियलाइजिंग अ स्ट्रक्चर, कंटिन्यू में ये बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर मेंबर्स या फील्ड्स आर इनिशियलाइज्ड एट द टाइम अ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कि आप उन मेंबर्स को या एट्रीब्यूट्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। क्या होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आप, तब मेमोरी एलोकेट वो आप उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब ये लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। द वैल्यूज फॉर इनिशियलाइजेशन आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। जो वैल्यूज होती हैं वो राइट साइड पे आती हैं, और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे आता है? लेफ्ट साइड पे होता है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने ये ध्यान में रखना है कि हम मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं दो तरीकों से। कितने तरीकों से इनिशियलाइज करते हैं? दो तरीके। कैन इनिशियलाइज अ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स मेंबर विद इधर एन इनिशियलाइजेशन लिस्ट और एक कंस्ट्रक्टर। किसकी मदद से? इनिशियलाइजेशन लिस्ट की मदद से और कंस्ट्रक्टर की मदद से। ये मैं दोनों आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा और हम एग्जांपल भी करेंगे। तो पहला जो तरीका है उसका नाम है, इसको मैंने लिखा है वन मेथड, इसका नाम है यूजिंग इनिशियलाइजेशन लिस्ट। क्या है? कि उन मेंबर्स को आप वैल्यू असाइन करना यूजिंग इनिशियलाइजेशन लिस्ट। क्या मतलब है? आपने ये ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट्स की को हम कब इनिशियलाइज कर सकते हैं? जब आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्चर को हम कब, स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हम कब इनिशियलाइज कर सकते हैं वैल्यू? जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। ये ध्यान में रखना, क्रिएट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। अब लिखा हुआ एन इनिशियलाइजेशन लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज। ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज से क्या मुराद है? कि एक सीक्वेंस में हो।
मैं आपको दिखाता हूं इसका क्या मतलब है। सेपरेटेड बाय कोमास एंड कंटेन्ड इन कर्ली ब्रेसेस दैट प्रोवाइड्स इनिशियल वैल्यूज फॉर अ सेट ऑफ डाटा मेंबर्स। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे देखें इनिशियलाइजेशन लिस्ट दिखा रहा हूं। ये मैंने मिसाल के तौर पे ये मैंने कोड किया, ये आपको नजर आ रहा है? जी सर। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं अजान को वैल्यू जो है, मैं अजान को वैल्यू इनिशियलाइज करवा दूं। जब मैं क्रिएट कर रहा हूं, जिस टाइम मैं क्रिएट कर रहा हूं उसी टाइम पे मैं उसकी वैल्यूज सेट कर दूं, उसी टाइम पे उसकी वैल्यू क्या कर दूं, सेट कर दूं। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन लिस्ट। क्या, और इनिशियलाइजेशन लिस्ट क्या थी, कर्ली ब्रेसेस थी। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप उन वैल्यूज को लिखते हैं। आपने मिसाल के तौर पे अजान